नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक मौलाना को बेल दी। बेल भी जो चार्जेस थे वो बहुत खतरनाक थे। देश का सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड केसेस कन्वर्जन के केस के मामले में ये जाना जाता है। हमको याद होगा कि दो मौलाना, एक मौलाना मोहम्मद उमर गौतम का नाम सामने आया था और दूसरे मौलाना का नाम सामने आया था जो इस्लामिक स्कॉलर अपने आप को कहता था, मुफ्ती काजी जहांगीर आलम कासमी। ये 2021 में उत्तर प्रदेश एटीएस से मतलब है एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने इन दोनों को गिरफ्तार किया था और चार्ज ये लगाया था कि 1000 से ज़्यादा लोगों का इन्होंने कन्वर्जन राज्य में करवाया है। ऑनरेबल जस्टिस राजन रॉय, ऑनरेबल जस्टिस अजय कुमार श्रीवास्तव फर्स्ट की अदालत में ये केस लगा था। और अगर आपको याद नहीं है तो मैं एक बार केस को रिव्यू करवा देता हूँ कि आखिर मामले में क्या था। इन लोगों को गिरफ्तार किया गया था पश्चिमी उत्तर प्रदेश से। 2014 में मोदी जी की सरकार बनने के बाद एक देश में माहौल बनना शुरू हुआ था कि एंटी कन्वर्जन पर रोक लगेगी और ये जो गलत तरीके से मौलाना देश के बहुत सारे हिस्सों में काम कर रहे हैं इनको हम रोकेंगे। लोगों ने उसका संकल्प लिया था और फिर पुलिस को बताना शुरू किया। 2014 से पहले लोगों की हिम्मत नहीं हुआ करती थी और 2017 से पहले उत्तर प्रदेश पे हिम्मत नहीं हुआ करती थी कि पुलिस इन मामलों में संज्ञान ले सके। ऐसा मानना रहा है कि पुलिस इन मामलों में एक्शन भी नहीं लेती थी और जो मुकदमा लिखवाने जाता था उसके खिलाफ एक्शन होता था। दो मुस्लिम स्कॉलर या दो मौलाना उमर गौतम और काजी जहांगीर कासमी, इन लोगों को दिल्ली के जामिया नगर में कन्वर्जन करवाने का आरोप लगाया गया था और इनकी गिरफ्तारी की गई थी। इनकी गिरफ्तारी करते समय ये बात सामने आई थी कि इनके पास एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है, विदेशों से बहुत बड़ी संख्या में इनके पास धन आता है और वो धन केवल भारत में इस्लामीकरण के लिए आता है। भारत में किसी प्रकार से भी कन्वर्ट करके इस्लाम स्वीकार करवाया जाए। इसको दूसरे शब्दों में गजवाए हिंद भी कहते हैं, या मैं कहूँ कि भारत में दारुल इस्लाम बनाना पहला उद्देश्य है। इस्लाम की शरण में लोगों को लाना पहला उद्देश्य। आरोप ये है कि ये सभी मौलाना उमर गौतम या ये सब हिंदू ही हुआ करते थे और इनका कभी कन्वर्जन करवाया गया था, इनको लालच लूलच देकर या जो भी प्रक्रिया अपनाई गई हो। कुल मिलाकर ये सभी वो थे जो कि कन्वर्जन में इन्वॉल्व थे। पहले ये हिंदू हुआ करते थे, किसी ने कन्वर्ट करवाया और इनको व्यापार दे दिया था और उस व्यापार में ये लोग बड़ी उससे थे। जो कन्वर्ट होने वाले लोग थे उनके लीगल कागज़ बनाना, उनके लिए पूरी व्यवस्था करना, उनके खाने पीने का इंतज़ाम करना, लब जिहाद में लड़कियों को अगर इधर लाया जाता तो उनके विवाह का पूरा व्यवस्था करना, उनके लीगल कागज़ बनाना और किसी भी प्रकार से लोगों को कुल मिलाकर इस्लाम स्वीकार करवाना और पूरा इकोसिस्टम। सवाल ये पैदा होता है कि अगर इतनी मददगार ये लोग हैं तो जहांगीर कासमी के पास इतना पैसा कहाँ से आया, उमर गौतम के पास इतना पैसा कहाँ से आया और कौन ऐसा है जो इनकी मदद करता है जो 1000 लोगों को कन्वर्ट करवा चुके हैं। 1000 लोगों का मतलब आप समझ सकते हैं कि अगर महीने में 10 कन्वर्जन करवाता है, महीने में 10-12 कन्वर्जन करवाता है तो आप समझिए कि साल भर की 100 कन्वर्जन करवा पाएगा। मतलब हर दूसरे तीसरे दिन 100 कन्वर्जन करवा पाएगा और 1000 का चार्ज का मतलब हो गया 1000 का चार्ज का मतलब हो गया 10-12 साल। बहुत सालों से ये लोग काम कर रहे थे। एटीएस को जब खबर मिली तो उन्होंने इनको उठा लिया। उठाने के बाद इनके ऊपर चार्जेस लगा दिए और चार्जेस लगाकर इनको बंद कर दिया और बहुत बड़ी तादाद में चार्जशीट लगाई। उस चार्जशीट में एटीएस ने 1000 लोगों के कन्वर्जन का प्रकरण लिखा और 1000 लोगों के कन्वर्जन के प्रकरण के साथ साथ गवाहियां लगाईं जिनका कन्वर्जन करवाया गया। अब आप सोचो कि जो कन्वर्ट हो चुका है, शादी कर चुका है, बच्चे कर चुका है, बहुत मुश्किल है कि वो अब बयान देगा।
बहुत मुश्किल है कि वो अब कोर्ट के सामने कहेगा कि मेरा कन्वर्जन कैसे किया गया था। केवल वो लोग कर सकते हैं कन्वर्जन, जैसा झारखंड का कोहली मामला आया था। केवल वो लोग स्टेटमेंट दे सकते हैं जो विल पावर के स्ट्रांग है। झारखंड की वो बच्ची जो नेशनल प्लेयर थी, शूटर थी, उसका कोहली नाम से एक व्यक्ति ने कन्वर्जन करवाया था। वो कोहली दरअसल मुसलमान था। उसका एक मामा रजिस्ट्रार था हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार होने के नाते वो उसकी पुलिस के सामने मदद किया करता था और बाद में लड़की को पकड़ कर रखा हुआ था। जब लड़की को पता लगा कि ये लोग तो मुसलमान हैं तो उसने भागने की कोशिश करी। चारों ओर से बहुत कोशिश करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। बाद में एक महिला पुलिस ने उसके भाई को की मदद की और उसने छापा डालकर उसकी गिरफ्तारी कर ली। चार्जशीट लगी तो चार्जशीट में पता लगा कि इसका जो मुख्य कल्प्रिट है वो तो सिटिंग हाई कोर्ट का रजिस्ट्रार है। बाद में वो रजिस्ट्रार साहब सस्पेंड किए गए, फिर उनके खिलाफ एक्शन हुआ और फिर कोर्ट ने सज़ा डाली। लेकिन वो बच्ची नेशनल एथलीट थी, इसलिए उसके पास वो बिल पावर थी, इसलिए उसने उसका इस्तेमाल किया। ये सबके पास ऐसा नहीं होता। 1000 लोगों में से उन्होंने कुछ लोगों को पकड़ा, कुछ लोगों की स्टेटमेंट दिलवाए, जिन जो स्टेटमेंट दे सकते थे उनके दिलवाए। 1000 लोगों की लिस्ट भी लगाई कि भाई ये 1000 लोग हैं जो इनके माध्यम से कन्वर्ट हुए। अब हमारे यहाँ द वायर जैसे हैं, एनडीटीवी रहा है, इन लोगों ने 4 या 5 लोगों के स्टेटमेंट दिलवाए जो 1000 की लिस्ट है। अब देखिए इनमें भेद है। एक बात यह है कि 1000 की लिस्ट है जो आपने कोट की है, और दूसरा ये है कि जो लोग स्वीकार करते हैं कि मेरा गलत तरीके से कन्वर्जन हुआ, उनकी सूची है। तो उन जिन लोगों ने स्वीकार किया कि गलत तरीके से कन्वर्जन हुआ, अंदाज़ा ये है कि उनके विषय में कुछ नहीं कहा गया। लेकिन जिन लोगों को 1000 की लिस्ट में से कुछ लोगों के बयान शुयान दिलवाकर वीडियो वायरल किए गए, स्टेटमेंट दिलवाए गए, इंटरव्यू दिलवाए गए, ट्विटर हैंडल चलाए गए, इंस्टाग्राम चलाए, जो हो सकता था वो सब कुछ चलाया गया। लेकिन इस बात को सिद्ध करने की कोशिश की गई कि नहीं, ऐसा नहीं है। अब एक सज्जन इसमें कहा जाता है कि प्रवीण कुमार, बड़ा नाम कोई हो सकता है, प्रवीण कुमार सो कॉल्ड सेल्फ प्रोक्लेम्ड हिंदू नेशनलिस्ट, खुद ही वो क्लेम करता है कि मैं हिंदू नेशनलिस्ट हूँ। वो मुसलमान हो गया, मुसलमान ऐसा कहा गया कि मुसलमान हो गया, और उसने सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपनी पिटीशन लगाई। और पिटीशन लगाकर उसने कहा कि साहब मुझे तो लोग टेररिस्ट कहने लगे मुसलमान होने के बाद, यह मुसलमान पुकारने लगे, मैं मुसलमान हुआ नहीं हूँ। उसके स्टेटमेंट को बखूबी इस्तेमाल किया गया कि वो वहाँ पर गया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये जो एटीएस ने स्टेटमेंट लगाया, वो स्टेटमेंट आपको चिन्हित करने के उद्देश्य से नहीं लगाया। वो स्टेटमेंट उन्होंने वो हिडन चीज़ें जो लगाई गई, बहुत बड़ी तादाद ऐसी भी रहती है, बहुत सारे लोग ऐसे भी रहते हैं जिनमें वो ये कहते हैं कि मैं कन्वर्ट तो हो गया लेकिन मैं डिक्लेयर नहीं करना चाहता, मैं कन्वर्ट तो हो गया लेकिन समाज को पता ना लगे। ऐसे कुछ लोगों के स्टेटमेंट पे दिलवाए गए जिसमें ये कहा गया कि 3 साल से हम मुसलमान थे लेकिन बाद में हमने मौलाना से मिले तो डिक्लेयर कर दिया। कोई कहता है मैं 10 साल से फॉलो कर रहा था, मौलाना से मिला तब मैंने डिक्लेयर कर दिया। ऐसी बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं और स्टेटमेंट दिए जाते हैं, वो स्टेटमेंट चलाए जा रहे हैं। अब मौलाना ने बेल लगाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। फिर से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लगाई, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने फिर खारिज कर दिया। और जो को एक्यूज्ड बनाए जाते हैं, ये तो मेन मौलाना है, इसके अतिरिक्त को एक्यूज्ड भी रहे होंगे। को एक्यूज्ड जो कि माइनॉरिटी में है, को एक्यूज्ड की बेल हो गई और को एक्यूज्ड की बेल हो गई तो उन को एक्यूज्ड, अब देखो बहुत अच्छी टैक्टिक अपनाई जाती है, बहुत अच्छा इकोसिस्टम इनका है। जो टैक्टिक अपनाई जाती है वो टैक्टिक ये है कि जो को एक्यूज्ड बनाए जाते हैं कि भाई ये गैंग है, ये गैंग में 2 मुख्य आरोपी हैं, इसके अतिरिक्त और भी इनके सहायक हैं जो लोगों को लेकर आते हैं, जो व्यवस्था करते हैं, जो मस्जिद में काम करते हैं, जिनका नॉरिशमेंट होता है, जिनको भरण पोषण मिलता है, ऐसे सामने आते हैं। लेकिन
को एक्यूज्ड जो रहते हैं, जिनका बहुत बड़ा ऑफेंस नहीं तो लेकिन गिरफ्तारी तो सबकी होगी, चार्जशीट तो सबके खिलाफ लगेगी। इन लोगों के खिलाफ जो चार्जशीट लगी, उस चार्जशीट के आधार पर बेल मिल गई, उनको बेल मिल गई क्योंकि हल्का केस था। लेकिन इन्हीं को एक्यूज्ड की बेल को लगाते हुए पैरिटी बिठाई गई। तो हाई कोर्ट के सामने जिस समय लगाया गया, हाई कोर्ट ने ये कहा कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने या लोअर कोर्ट ने जब बेल डिसमिस की है, दोबारा में उन्होंने लिखा है कि पहली बार बेल डिसमिस हुई तो हाई कोर्ट आई, हाई कोर्ट ने डिसमिस की, तो वो कहते हैं कि जो को एक्यूज थे उनकी हाई कोर्ट से बेल हो चुकी है, और उनकी जो हाई कोर्ट से बेल हो चुकी है, उस बेल के आधार पर जो मेन एक्यूज्ड है उसकी पैरिटी, और उस पैरिटी मतलब पैरेलली, क्योंकि को एक्यूज्ड की बेल हो गई तो इनकी भी हो सकती है, तो उनकी को एक्यूज्ड की पहले बेल करवाएगी, फिर उसको पैरिटी में लगाया गया, और पैरिटी के आधार पर इनकी बेल कोर्ट ने ग्रांट कर दी। जबकि सुप्रीम कोर्ट कई केसेस में ये कह चुका है कि पैरिटी नाम का कोई केस नहीं, कोई मैटर नहीं होता। जो केस है, जो मामला है, उस मामले में सीधी सी बात है कि हर एक एक्यूज्ड का अपना रोल है, हर एक एक्यूज्ड की अपनी भूमिका है, उस भूमिका के आधार पर उसकी बेल सुनी जानी चाहिए और उसका केस सुना जाना चाहिए। तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पर पैरिटी लगाने का मतलब बिल्कुल साफ है कि कोर्ट जो को एक्यूज्ड की बेल है उसके आधार पर बेल कर रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सबकी बेल के ग्राउंड अलग अलग हो सकते हैं और पैरिटी कोई रूल नहीं है, लेकिन पैरिटी हो सकती। कोर्ट ने कहा कि नीचे वाला जो कोर्ट है उसने बहुत ध्यान नहीं दिया, उसने सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के ऑर्डर्स रूलिंग्स को ध्यान में नहीं रखा और उसने बेल डिसमिस कर दी, इसलिए यहाँ पर इनको बेल ग्रांट की जाती है, जबकि चार्जशीट लगी हुई है, ट्रायल चल रहा है। क्या है इकोसिस्टम, मैंने बताने की कोशिश की है, लेकिन हमारे यहाँ कानून तो कानून है, कानून अपने हिसाब से काम करता है, कोर्ट भी अपने अपने हिसाब से काम करते हैं, और उन्हीं हिसाबों के आधार पर जो को एक्यूज्ड बड़ा वाला है उसकी बेल ग्रांट हो गई। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।